हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एमएसएमईज के लिए, यानी इनकम टैक्स का रूल नंबर 43, सेक्शन 43 BH, जो कि एमएसएमईज के लिए है। वो क्या कहता है, उस रूल के हिसाब से हमें कैसे अपनी बुक्स को मेंटेन करना है, कैसे हमारी आउटस्टैंडिंग लिस्ट को दिखाना है, क्या चीज़ है, इन सब के बारे में हम इस टीडीएल के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक टीडीएल और बनाया गया था, उसमें डिटेल्स दी गई थी, लेकिन अब इसका एडवांस वर्जन और इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड टीडीएल को और अपडेट करके और पूरा नया वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम टीडीएल को लोड करेंगे। टीडीएल लोड करने के बाद में एड ऑन फीचर में आपको जाना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रहा है इनेबल एमएसएमई डिटेल्स। यहाँ पे आपके इनेबल एमएसएमई डिटेल्स के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे यस करने के बाद में आपको आपके अगर आपने एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपने एमएसएमई की किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वो कैटेगरी जैसे स्मॉल, माइक्रो, मीडियम, वो माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंटरप्राइजेज या मीडियम एंटरप्राइजेज, जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। और आप अपना एमएसएमई नंबर यहाँ पे डाल दीजिए ताकि जब आप सेल्स बिल जनरेट करें तो वहां पे एमएसएमई नंबर और आपका ये डिटेल्स आ जाए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ये एमएसएमई नंबर मैंने डेमो पर्पस के लिए डाला है, आप अपना ओरिजिनल एमएसएमई नंबर यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ ये ऑप्शन इनेबल करने के बाद में हम अब नॉर्मल एंट्रीज के ऊपर आते हैं। अब यहाँ ये ऑप्शन करने के बाद में हमारे सामने ये दो ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं, तो इनकम टैक्स का 43BH सेक्शन क्या कहता है, ऐसे व्यापारी जिनसे आप माल खरीदते हो या सर्विस लेते हो और उन व्यापारियों ने अगर एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, एमएसएमई उद्यम टैग के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और वो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस कैटेगरी में आते हैं, ऐसे व्यापारी जिससे हम माल खरीदते हैं और अगर उन्होंने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस कैटेगरी के अंदर, और अगर आपने उनसे माल या सेवाएं खरीदी है तो उनका पेमेंट आपको 15 दिन या 45 दिन के अंदर करके देना है। अगर आप उसका पेमेंट 15 दिन और 45 दिन में नहीं करते हैं तो अगर ड्यू अमाउंट आपका रहता है तो वो ड्यू अमाउंट आपके डिसअलाउ हो जाएगा, वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा 43BH सेक्शन कहता है। अब ये 15 दिन और 45 दिन क्या होता है, तो उसके अंदर ये चीज है कि आपने किसी से माल खरीदा और उसने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और वो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस कैटेगरी में आता है, तो उसके साथ में अगर उसके साथ में आपने एग्रीमेंट कर रखा है तो मैक्सिमम एग्रीमेंट की डेज है 45 डेज। यानी अगर आपने एग्रीमेंट में 60 डेज दे रखा है, 60 दिन दे रखा है, तो भी मैक्सिमम आपको 45 दिन में पेमेंट करना है। लेकिन अगर आपने उस पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर रखा है और 30 दिन दे रखा है तो आपको 45 दिन नहीं 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना है। ये तो हुई विथ एग्रीमेंट की बात। और एमएसएमई रजिस्टर्ड डीलर है और उसके साथ आपने विदाउट एग्रीमेंट कर रखा है तो आपको 15 दिन में उस पार्टी को पेमेंट करना है। अगर आप 15 दिन में पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये थी कैटेगरी। तो तीन तीन पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट हो गया कि जिस व्यापारी से माल खरीद रहे हो या सर्विस खरीद रहे हो वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। दूसरा पॉइंट, एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो वो किस कैटेगरी में, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस में है क्या, मीडियम एंटरप्राइजेस में है तो आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको 45 दिन या 15 दिन का रूल अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद में चौथा तीसरा पॉइंट है कि उसके साथ जो आप माल खरीद रहे हो तो उसका आपका विद एग्रीमेंट है या विदाउट एग्रीमेंट है। विद एग्रीमेंट है तो 15 दिन मिलेंगे, विदाउट एग्रीमेंट है तो 15 दिन की टाइम मिलेगी, और विद एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 दिन की टाइम मिलेगी। तो यहाँ मैंने ये सारी चीज क्लियर कर दी है। अभी जैसे मेरे पास यह कुछ पार्टी है, जैसे मान लो ये पार्टी 1 है, यहाँ पे उस ऑप्शन को F11 एड ऑन फीचर में मैंने इस ऑप्शन को इनेबल किया तो यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई है, उडियम डिटेल्स। यहाँ पे एमएसएमई टाइप किस कैटेगरी में वो आता है मैंने यहाँ पे डाल लिया, जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस, यहाँ पे मैंने उसका उद्यम नंबर डाल दिया, मतलब एमएसएमई नंबर डाल दिया। ये विद एग्रीमेंट है या नहीं है, मैंने इसको कहा कि भाई ये विदाउट एग्रीमेंट है, तो उसका 15 दिन मैक्सिमम आ चुका है। इस तरह से मैं पार्टी को यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। अब बात आती है कि मेरे पास अगर 500 पार्टी है, 1000 पार्टी, तो एक एक पार्टी को अपडेट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप मल्टी लेवल पर भी सारी पार्टियों को अपडेट कर सकते हैं। मल्टी लेवल पर पार्टी को अपडेट करने के लिए आप एमएसएमई डिटेल्स के अंदर जाइए। यहाँ पे आपको सेंडिंग क्रेडिटर जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेंडिंग क्रेडिटर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे पेंडिंग पार्टी कोई नहीं है, मैं एक पार्टी बना लेता हूँ। जैसे मान लो मैं एक एबीसीडी पार्टी बना लेता हूँ, एबीसीडी पार्टी, और यहाँ पे मैं उसकी एमएसएमई डिटेल्स नहीं डालता हूँ। अब मान लो मेरे को इसकी एमएसएमई डिटेल्स अपडेट करनी है,
तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने जो लिस्ट खुलेगी वो पेंडिंग पार्टियों की खुलेगी, जिसमें आपने एमएसएमई डिटेल सबमिट नहीं कर रखी है। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए, सारी पार्टियों की डिटेल्स एक साथ भर सकते हैं। अभी जैसे पेंडिंग पार्टीज है उनकी डिटेल्स आ गई, जैसे मैंने इसको ले लिया माइक्रो में, और इसके एमएसएमई नंबर कुछ भी डाल दिए। मैंने कह दिया साहब ये भी तो एग्रीमेंट है, और इसका टेस्ट दे दिया 45। यहाँ ये देने के बाद में मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये यहाँ से गायब हो गया। अभी अगर मुझे सारी पार्टियों को देखना है तो शो ऑल पे क्लिक करूंगा तो सारी पार्टी आ जाएगी, और उनमें भी अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो मैं एडिट एमएसएमई डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो उनको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैंने मल्टी लेवल पे भी चेंज कर सकता है। लेजर मास्टर में हर पार्टी को मेरे को अलग अलग चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं मल्टी लेवल पे भी उनको चेंज कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट हमारा था कि एमएसएमई ऑप्शन को इनेबल करना है। अगर आपने खुद ने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो कंपनी एड ऑन फीचर्स में जाके आपको अपनी एमएसएमई डिटेल्स वहां पे सबमिट कर देनी है, ताकि जब आप सेल्स बिल का प्रिंट आउट निकालें तो वो डिटेल्स आपके आ जाए। जैसा भी यहाँ पे आपके सेल्स बिल का प्रिंट आउट देने पे एमएसएमई नंबर आ गया है, देखो हमारी फर्म का एमएसएमई नंबर और उद्यम नंबर टाइप और उसका क्या कैटेगरी वो आ गई, और जिस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं अगर उसने भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसकी भी डिटेल्स हमारी यहाँ पे आ जाती है। इसके साथ साथ एमएसएमई डिटेल्स जो हमारी है हर रिपोर्ट में आती है। जैसे मैं स्टॉक समरी में जाता हूँ तो मेरी कंपनी के एमएसएमई डिटेल्स आपके यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मैं ट्रायल बैलेंस ओपन कर रहा हूँ तो वहां पे भी मेरे को एमएसएमई डिटेल्स स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मैं ग्रुप समरी में जाऊंगा तो वहां पे भी मेरे को वो नजर आएगी। हर जगह आप जहां भी जाओगे आपको एमएसएमई डिटेल्स, आपकी कंपनी की एमएसएमई डिटेल्स आपको नजर आएगी। आप उसे एक्सपोर्ट करोगे या प्रिंट करोगे तो वो उसमें आ जाएगी। अब बात हुई प्रिंटिंग का तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट हुआ, हमने एमएसएमई को इनेबल कर दिया, फिर सबके बाद में लेजर मास्टर को अपडेट करना है। लेजर मास्टर को सिंगल लेवल और मल्टी लेवल दोनों पे अपडेट कर दिया। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है कि अब हमारे जो प्रीवियस बिल बने हुए हैं उसके अंदर हमारी जो क्रेडिट डेज होते हैं, जैसे मान लो मैंने 1 अप्रैल को बिल बनाया है और अगर उसमें कोई क्रेडिट डेज नहीं दिए तो उसकी ड्यू डेट भी 1 अप्रैल होती है। जबकि अगर हमने अभी मास्टर अपडेट किया है और वो पार्टी अगर 1 अप्रैल को बिल बनाया है और वो एमएसएमई की कैटेगरी में हमने उसको रजिस्टर कर दिया है या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उसके डाल दिए हैं, तो अब विद एग्रीमेंट या विदाउट एग्रीमेंट की कंडीशन के हिसाब से 15 दिन या 45 दिन के हिसाब से उसकी ड्यू डेट चेंज हो जाएगी। तो पहली कंडीशन ये थी कि 1 अप्रैल को बिल बनाया था और 1 अप्रैल ही उसकी ड्यू डेट थी। लेकिन अब क्या होता है कि 1 अप्रैल को बिल बनाया है तो अब उसकी ड्यू डेट चेंज करनी पड़ेगी। तो वो ड्यू डेट अब 15 दिन या 45 दिन के हिसाब से जो भी रूल होगा उसके हिसाब से सेट होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को सेलेक्ट, यहाँ पे इस रिपोर्ट में जाएंगे। ये रिपोर्ट क्या बताता है, इस रिपोर्ट का नाम है अपडेट डिलीवरी डेट एंड ड्यू डेट। यहाँ हमने इस एंटर किया तो जितने भी बिल्स हमारे हैं जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी के कस्टमर है, हमने पहले सबसे पहले मास्टर अपडेट कर दिया। तो जिस मास्टर में माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी डाल दी है वो सारे कस्टमर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, उनके सारे बिलों की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब इन सारे बिल्स की लिस्ट जो हमारे सामने आ गई है, अब हमारे सामने इनको इनकी ड्यू डेट को अपडेट करना है। ड्यू डेट को अपडेट करने के लिए दो ऑप्शन है। अगर आपको माल उसी दिन प्राप्त हो गया है तब तो फिर उसके अंदर उस दिन से 45 दिन या 15 दिन के हिसाब से आपको ड्यू डेट हो जाएगा। अगर आपको माल प्राप्त हुआ है या सर्विस प्राप्त हुई है, वो डिलीवरी डेट उसकी लेट है, मान लो 1 अप्रैल को माल खरीदा था और 10 तारीख को आपकी डिलीवरी हुई है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे डिलीवरी डेट डालनी पड़ेगी। और डिलीवरी डेट डालने के बाद में जो डेट आएगी उसके हिसाब से आपका क्रेडिट डेज आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 15 दिन है 1 जून को, तो 1 जून को है तो मान लो मेरे को 10 जून को इसकी सर्विस मिलती है, तो जैसे मैं 10 जून डालूंगा तो यहाँ पे देखो 25 जून इसकी ड्यू डेट हो गई है, क्योंकि 10 तारीख से अब इसके 15 दिन काउंट होंगे। तो 10 तारीख से 15 दिन काउंट होते हैं, इसका 25 जून ड्यू डेट आ गया है। और जिस पे अगर आपने ड्यू डेट नहीं डाला है तो ड्यू डेट नहीं डालने पे 15 दिन 45 दिन उसके हिसाब से जो भी क्रेडिट डेज होंगे वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे केवल एंटर एंटर प्रेस करना है और वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। ये करना जरूरी है, तभी आपकी ड्यू डेट अपडेट होगी और उसी के बेसिस पे आपकी आउटस्टैंडिंग मेंटेन होगी। क्योंकि हमें डिसअलाउ लिस्ट चाहिएगी। डिसअलाउ लिस्ट जो होगी वो 45 दिन 15 दिन के हिसाब से बनेगी। अगर आपने 45 दिन और 15 दिन के बाद में भी पेमेंट नहीं किया है तो उसके हिसाब से उसके आउटस्टैंडिंग लिस्ट बनेगी। उसमें भी एक रूल अप्लाई होता है कि मान लो अगर आपने 45 दिन और 15 दिन में पेमेंट नहीं किया और उसके बाद में पेमेंट किया है तो उस कंडीशन में क्या होता है वो है, जब हम आउटस्टैंडिंग निकालेंगे तब आपको बताएंगे कि उस कंडीशन में क्या होता है। यहाँ हमने तीसरा पॉइंट भी अपडेट कर दिया कि हमें सबसे पहले मास्टर अपडेट करना है। मास्टर अपडेट करने के बाद में ड्यू डेट अपडेट करनी है। ड्यू डेट अपडेट करने के बाद में अब हम जाएंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के अंदर। देखिए अब हमने यहाँ पे एंट्रियां कर ली है, कुछ एंट्रियां मैंने सैंपल पे कर रखी है। फर्स्टली मैं ईयर 23-24 में जाता हूँ। ईयर 23-24 में मैंने ये कुछ परचेज की एंट्रियां की है, तो ये परचेज की एंट्रियां मेरे सामने आई हुई है। ये परचेज की एंट्री मेरी की हुई है। परचेज की एंट्री में जब आप जाते हो पार्टी की डिटेल्स सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक उसके डिटेल्स भी सामने आ जाएगी, एमएसएमई टाइप, एमएसएमई नंबर, विद एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट और उसकी क्रेडिट डेज। आप एंट्री करते समय वहां पे डिलीवरी डेट डाल सकते हैं।
जैसे ही आप डिलीवरी डेट डालोगे तो उसके हिसाब से उसके क्रेडिट डेज आ जाएंगे। यहाँ पे हम जो डिलीवरी डेट डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 12 अप्रैल डाल दी है, तो यहाँ पे मेरे क्रेडिट डेज के हिसाब से कितने ड्यू डेट आती है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ एंट्री करते समय आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं एक एंट्री करके बताता हूँ। पार्टी 3, डिलीवरी डेट डाल दी मैंने 31/3। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर की 10 पीस डाल दिए, 2000 रुपये के हिसाब से 100 पीस डाल देते चलो। और ये डालने के बाद में यहाँ पे इसकी डेट आ गई 15 मई, और ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। यहाँ ये एंट्री एक्सेप्ट होने के बाद में आपके सामने डिटेल्स आ चुकी है, मैंने एक डमी बिल डाल दिया है। अब हम आउटस्टैंडिंग में चलते हैं। आउटस्टैंडिंग में जाने के बाद में हमारे सामने देखो एमएसएमई रिपोर्ट नाम का ऑप्शन आ रहा है। एमएसएमई रिपोर्ट में हम गए, यहाँ डिसअलाउ बिल डिटेल्स ऑफ क्रेडिटर रजिस्टर्ड इन एमएसएमई, सबसे पहली रिपोर्ट ये आती है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? हमने अभी बताया था 43BH कहता है कि अगर आपने किसी एमएसएमई डीलर से माल खरीद रखा है और वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस कैटेगरी में आता है और विद एग्रीमेंट है तो 45 दिन, और विदाउट एग्रीमेंट है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। अगर आपने उसका पेमेंट 15 या 45 दिन में नहीं किया तो वो जो ड्यू अमाउंट है वो आपके डिसअलाउ हो जाएगी। अब आप कहोगे सर हमने तो 15 दिन में पेमेंट नहीं किया या 45 दिन में पेमेंट नहीं किया, हमने 60 दिन में पेमेंट किया है, 90 दिन में पेमेंट किया है, तो क्या हमें उसका वो एक्सपेंसेस बिल या परचेज का बिल या एक्सपेंसेस का बिल या एसेट्स का बिल डिसअलाउ हो जाएगा क्या? तो गवर्नमेंट ने बताया है या इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कहते हैं कि साहब ऐसा नहीं है। अगर आपने 45 दिन बाद में भी पेमेंट किया है तो भी वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका पेमेंट कर दीजिए। यानी अभी करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, और अगर आपने 1 अप्रैल को बिल बनाया है और उसकी 15 मई डेट आती है ड्यू डेट, और अगर आपने उसका पेमेंट 1 जुलाई को किया है तो भी वो बिल जो 1 जुलाई को पेमेंट किया है वो अलाउ हो जाएगा, वो डिसअलाउ नहीं होगा, भले ही आपने उसको ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया है। लेकिन आपने 1 जुलाई को पेमेंट किया है इसलिए वो अलाउ हो रहा है, क्योंकि आपने करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर पेमेंट कर दिया है। यही सिनेरियो अगर ऐसा होता है कि आपने 1 अप्रैल को बिल बनाया, 15 मई ड्यू डेट है, और 15 मई ड्यू डेट होने के बाद में आपने 31 मार्च के बाद में यानी 1 अप्रैल 2024 को पेमेंट किया है, तो वो आपके करंट ईयर के लिए डिसअलाउ हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए वो अलाउ हो जाएगा। यानी करंट ईयर के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। अगर आप ड्यू डेट के बाद में भी पेमेंट करते हैं तो भी आपको उसका अलाउ मिल जाएगा। तब आप कहोगे सर डिसअलाउ और अलाउ को, फिर जब अलाउ मिल गया तो फिर इस रूल का क्या मतलब रहा? इस रूल का मतलब ये रहा कि अगर आप 15 मई तक पेमेंट कर देते हैं तब तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाउ हो जाएगा, और 15 मई के बाद में पेमेंट करते हैं तब भी अलाउ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में फिर आपके इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे अगर आपने ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कर दिया तो उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया तब कोई दिक्कत है ही नहीं, और ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारी कैटेगरी कर ली है। अब हम इस डिसअलाउ लिस्ट में आते हैं। तो डिसअलाउ लिस्ट के अंदर देखिए, डिसअलाउ लिस्ट बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बिल आपके 23-24 साल ईयर, क्योंकि ये रूल अप्लाई हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से, तो कोई बिल अगर आपके 23-24 ईयर से पहले है यानी 22-23 का है, उसे प्रीवियस ईयर का है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि वो डिसअलाउ लिस्ट में नहीं आएंगे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के बिल है, उनका आपको इस लिस्ट में नहीं आएगा। क्योंकि अगर उनका पेमेंट आप करंट ईयर में करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको उनका डिसअलाउ हो जाएगा और वो आपके लेस हो जाएंगे। वो आपके अगर आप पेमेंट करते हो तो उनका आपको केवल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बाकी आप उनको इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बिल है। तो प्रीवियस ईयर के बिल इसमें शामिल नहीं होंगे, करंट ईयर के और या उसके आगे के ईयर के बिल के हिसाब से इसका रूल अप्लाई होगा। तो इसमें प्रीवियस ईयर के कोई भी बिल नहीं आ रहे, केवल करंट ईयर के बिल आएंगे। अब करंट ईयर के बिल के ऊपर चलते हैं। पहला बिल है 2 अप्रैल 2023 का। इस बिल को हम देखते हैं तो देखो, इसका बिल नंबर 2 है, इसकी डिलीवरी डेट कुछ नहीं है और इसकी विथ एग्रीमेंट है और 30 दिन दे रखी है। तो 30 दिन दे रखा है तो यहाँ पे 2 मई की ड्यू डेट आती है। यहाँ 45 दिन का रूल अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम 45 दिन है, लेकिन विथ एग्रीमेंट में आपने 30 दिन दे रखा है तो यहाँ पे 2 मई आ गया, 2 मई आ गया है। और इसका अभी हमने कोई पेमेंट नहीं किया है, 334 दिन हो गए, ड्यू डेट हो चुकी है और ड्यू डेट के पार हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने इसका कोई पेमेंट नहीं किया है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरा बिल देखिए 10 मई का है, यहाँ पे हमने डिलीवरी डेट डाली है 30 मई की, तो 15 दिन के हिसाब से कि 14 जून डेट आती है, लेकिन इसमें भी हमने कोई पेमेंट नहीं किया तो 1,20,000 रुपए का जो पूरा बिल है ये पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। तीसरा 1 जून का बिल है, इसमें भी हमने कोई पेमेंट नहीं किया है, ये भी डिसअलाउ है। चौथा 1 मार्च का बिल है, इसमें भी हमने कोई पेमेंट नहीं किया है, ये डिसअलाउ हो गया। अभी पांचवें बिल की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए ये बिल नंबर 66666 है। अब यहाँ पे देखिए 1 मार्च इसका था बिल डेट, 5 मार्च इसकी है ड्यू डेट,
सॉरी डिलीवरी डेट। अब 15 दिन के हिसाब से इसकी 20 मार्च आती है ड्यू डेट। 20 मार्च 2024 करंट फाइनेंशियल ईयर की ड्यू डेट आ रही है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, 1,80,000 रुपए का बिल था, हमने पहला पेमेंट किया 1,20,000 रुपए का। देखिए ड्यू डेट इसकी 20 मार्च है और हमने 15 मार्च को पेमेंट कर दिया है, तो कहने का मतलब ये 1,20,000 रुपए अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में 20 मार्च को मैंने और 10,000 रुपए और पेमेंट किया है, ये भी देखो अलाउ हो रहा है, क्योंकि 20 मार्च से 20 मार्च दोनों ड्यू डेट पे ही मैंने 10,000 रुपए का पेमेंट ड्यू डेट पे किया है, तो ये 10,000 रुपए भी अलाउ हो गया, तो टोटल 1,30,000 हो गए। अब 5,000 रुपए का पेमेंट किया मैंने 21 मार्च को, ड्यू डेट मेरी 20 मार्च है, पेमेंट कर रहा हूं मैं 21 मार्च को, तो ये 5,000 रुपए का एक्सपेंसेस जो है मेरा डिसअलाउ हो जाएगा। यानी ये पेमेंट मैंने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सॉरी ये भी अलाउ हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, सॉरी ये अलाउ इसलिए होगा क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर में ही मैंने पेमेंट किया है। 20 मार्च मेरी ड्यू डेट है, लेकिन मैंने आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट किया है, लेकिन 31 मार्च 2024 से पहले कर दिया है, तो ये 5,000 रुपए का एक्सपेंसेस भी मेरा अलाउ हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में मेरा 35,000 रुपए का एक 35,000 रुपए का मैंने एक पेमेंट किया है, ये 1 अप्रैल 2024 को किया है। 20 मार्च मेरी ड्यू डेट है और मैंने 1 अप्रैल 2024 को पेमेंट किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये 35,000 रुपए मेरे इसमें नहीं आएंगे। ये 35,000 मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया है, तो ये मेरा डिसअलाउ होगा। तो यहाँ पे देखो 1,80,000 रुपए का अमाउंट था, उसमें से 1,20,000, 10,000 और 5,000, ये सारे एक्सपेंसेस जो है जिनका मैंने पेमेंट किया है इस बिल का, ये सारे पेमेंट जो है ये सारे लेस हो गए, तो टोटल 45,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है। अब 45,000 के में से 35,000 रुपए मैंने और पेमेंट किया है, लेकिन ये मैंने 1 अप्रैल 2024 को पेमेंट किया है, इसलिए ये लेस नहीं होगा। तो कहने का मतलब 1,80,000 रुपए का बिल था, उसमें से 1,00,000 उसमें से केवल 45,000 आउटस्टैंडिंग रहेगा, बाकी सारा का सारा मेरा अलाउ हो चुका है। ड्यू डेट के बाद में भी पेमेंट किया, लेकिन करंट फाइनेंशियल में मैंने पेमेंट कर दिया, तो उसको अलाउ कर दिया गया है। तो टोटल मैंने 1,80,000 में से 1,35,000 रुपए का जो बिल है वो पेमेंट मेरा एक्सेप्ट कर लिया गया है, और 1,80,000 में से 1,35,000 गए, तो 45,000 रुपए मेरे आउटस्टैंडिंग में आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा मेरा डिसअलाउ होगा। तो बिल 1,80,000 रुपए का, लेकिन एक्सपेंसेस जो है वो 45,000 का डिसअलाउ होगा, बाकी का अलाउ हो जाएगा, क्योंकि मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दिया है। अब 1,20,000 और 10,000 के ऊपर तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं, क्योंकि वो मैंने टाइम पे पेमेंट कर दिया, लेकिन 5,000 रुपए के अमाउंट के ऊपर मेरा पेमेंट 20 तारीख से 21 तारीख नहीं, एक दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा, क्योंकि मैंने एक दिन डिले पेमेंट किया है। तो ये इस तरह से होगा। इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगी वो बाद में हम आगे दूसरी रिपोर्ट में देखेंगे, लेकिन हमने इस बिल के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब इस बिल के अंदर क्या था सिनेरियो, कि 20 मार्च मेरी करंट फाइनेंशियल ईयर में ही उसकी ड्यू डेट थी। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो में चलते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर देखो, 1 मार्च का बिल है, 31 मार्च ड्यू डेट है, और 15 मई इसकी 1 मार्च का बिल है, 31 मार्च इसकी डिलीवरी डेट है, और 15 मई इसकी ड्यू डेट है, लेकिन इसका कोई पेमेंट नहीं किया, तो ये 2 लाख रुपए पूरा डिसेल हो गया। अब आगे के सिनेरियो में चलता है। ये 15 मार्च का बिल है, 31 मार्च इसकी डिलीवरी डेट है, और 30 अप्रैल इसकी ड्यू डेट है। तो यहाँ पे देखिए, पहले वाले सिनेरियो में क्या था, ड्यू डेट थी 20 मार्च 2024 करंट फाइनेंशियल ईयर, लेकिन अब नेक्स्ट वाले में क्या है, 30 अप्रैल 2024 इसकी ड्यू डेट आती है। यानी अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसकी ड्यू डेट आ रही है। बिल करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, लेकिन उसकी ड्यू डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ रही है, तो भी वो बिल करंट फाइनेंशियल ईयर का माना जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, 2,25,000 रुपए का बिल था, उसमें से हमने क्या किया, पेमेंट किया 22 मार्च को। 22 मार्च को मैंने 50,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। 30 अप्रैल 2024 मेरी ड्यू डेट है, तो मैंने 30 अप्रैल से पहले इसका पेमेंट किया है 22 मार्च को 50,000 रुपए का, तो ये क्या होगा, अलाउ होगा। यानी 2,25,000 में से 50,000 रुपए लेस हो जाएगा। उसके बाद में ये 12 अप्रैल 2024 को मैंने 60,000 रुपए का एक और पेमेंट किया है, ये भी ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया है। अब ड्यू डेट तो मेरी 30 अप्रैल 2024 है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और ये पेमेंट भी मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट होने के बावजूद भी इसको अलाउ किया जाएगा, क्योंकि ये करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, करंट फाइनेंशियल ईयर के पीरियड से रिलेटेड है, और इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट जो आ रही है वो ड्यू डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ रही है। तो 30 अप्रैल 2024 से पहले पेमेंट कर दिया है, भले ही मैंने उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया है, लेकिन ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया तो अलाउ है। तो अब ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया तो ये 12 अप्रैल का बिल भी अलाउ है। लेकिन उसके बाद में 2 मई का मैंने एक पेमेंट किया है 70,000 रुपए का। ये 70,000 रुपए का पेमेंट 30 अप्रैल 2024 के बाद में किया है, तो ये वाला जो पेमेंट है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो अब कुल मिला के बात ये हुई, 2,25,000 रुपए का था, तो 2,25,000 माइनस 50,000 और माइनस 60,000, तो टोटल 1,15,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग बिल है,
इस बिल की आउटस्टैंडिंग 1,15,000 रुपए है, जो कि इस 43BH के हिसाब से डिसअलाउ होगी। एक्चुअल में इसकी आउटस्टैंडिंग होती है 1,15,000 माइनस 70,000। इसकी एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग होती है 45,000 रुपए की, लेकिन ये 70,000 रुपए मैंने ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया है, इसलिए यहाँ पे इसका अलाउ नहीं मिलेगा। इसका अलाउ यहाँ पे केवल 6 और 5 1,10,000 रुपए का ही अलाउ मिलेगा। तो 2,25,000 में से 1,10,000 गए, 1,15,000 रुपए पे आपका डिसअलाउ हो जाएगा, और ये 70,000 रुपए जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको अलाउ मिलेगा। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए डिसअलाउ हो रहा है। तो इस तरह से हमने इस बिल के अंदर, पहले बिल के अंदर हमने देखा था कि ड्यू डेट करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही थी, तो अगर मैंने आफ्टर फाइनेंशियल ईयर पेमेंट किया है तो वो मेरा क्या होता है, डिसअलाउ होता है। दूसरे सिचुएशन में क्या था, ड्यू डेट आफ्टर फाइनेंशियल ईयर थी, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर थी, लेकिन मैंने अगर उसका पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दिया तो वो अलाउ हो जाएगा, भले ही मैंने उसका पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही क्यों ना किया हो, लेकिन मैंने ड्यू डेट से पहले किया है, क्योंकि 30 अप्रैल ड्यू डेट है, 12 अप्रैल को पेमेंट कर दिया तो वो अलाउ हो रहा है, लेकिन 2 मई को पेमेंट कर रहा हूं तो वो अलाउ नहीं हो रहा, क्योंकि वो 30 अप्रैल के बाद किया गया है। तीसरा बिल, तीसरे बिल के अंदर भी देखो 27 मार्च मेरी ड्यू डेट है, और सॉरी 27 मार्च मेरी बिल डेट है, और इसकी ड्यू डेट आती है 11 मई 2024। यहाँ पे भी वही सिचुएशन होगी जो अभी ऊपर वाले बिल के अंदर देखी है। 2,25,000 का बिल था, मैंने 31 मार्च को एक पेमेंट किया है, ये 31 मार्च को पेमेंट किया तो ड्यू डेट से पहले किया है, अलाउ हो जाएगा। 15 अप्रैल को पेमेंट किया है, ये 15 अप्रैल का पेमेंट भी ड्यू डेट से पहले किया है, क्योंकि ड्यू डेट 11 मई 2024 है, तो ये भी अलाउ होगा क्योंकि ड्यू डेट से पहले। तो ये दो एक्सपेंसेज अलाउ हो जाएंगे, तो 7 और 5 12, ये 2,25,000 माइनस 1,20,000, यानी 1,05,000 रुपए इसमें आउटस्टैंडिंग रहेंगे। अब ये 17 मई और 20 मई का जो पेमेंट किया है वो 11 मई के बाद में किया है, तो ये 1,05,000 रुपए का जो पेमेंट है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अलाउ होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में डिसअलाउ हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपने डिसअलाउ लिस्ट में समझ लिया है कि कैसे होता है। ये डिसअलाउ लिस्ट करंट ईयर की है। 23-24 के अंदर हमारे कौन कौन से बिल है जिसका पेमेंट अभी तक बाकी है अकॉर्डिंग टू द 43BH सेक्शन ऑफ MSMEs, तो उसके हिसाब से इसके 26,85,000 रुपए जो आउटस्टैंडिंग में आ रहे हैं ये पूरे के पूरे डिसेल हो जाएंगे, ये हमारे प्रॉफिट में जुड़ जाएंगे, इसके ऊपर हमें इनकम टैक्स देना होगा। ये केवल डेमो पर्पज से है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि 31 मार्च 2024 से पहले अगर आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के बिल है, जिन व्यापारियों से आपने माल खरीदा वो MSMEs में है, तो उनका पेमेंट आप 31 मार्च 2024 से पहले कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। अब आप ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करते हो तो कोई बात नहीं, इनकम टैक्स से तो बच जाएंगे, इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हमने ये चीज क्लियर कर दी। अब आता है कि डिसअलाउ लिस्ट तो हमने रेडी कर दी, अब आता है कि भाई अलाउ लिस्ट का मतलब क्या हुआ। कहने का मतलब ये है कि 23-24 के अंदर तो जो डिसअलाउ थे वो डिसअलाउ हो गए, अब 23-24 के अंदर अलाउ लिस्ट कोई होगी क्या, तो 23-24 के अंदर अलाउ लिस्ट कोई नहीं होगी, क्योंकि ये रूल 1 अप्रैल 2023 से अप्लाई हुआ है। तो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर अगर हम जाएंगे तो उसमें हमें ये चाहिएगा कि पिछले साल के कौन कौन से बिल है जिसका हमने पेमेंट करंट 24-25 के ईयर में किया है, 24-25 ईयर में किया है, यानी 2024-25 में जिनका पेमेंट मैंने 23-24 के बिलों का पेमेंट अगर मैंने 2024-25 में किया है तो वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में लेस हो जाएंगे, यानी मेरे प्रॉफिट में से लेस हो जाएंगे, उसको अलाउ मिलेगा। तो उनकी डिटेल्स मेरे को अलग से निकालनी होगी। उसके लिए जैसे मैं फाइनेंशियल चेंज करंट ईयर के अंदर तो मेरा कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कोई बिल है ही नहीं, तो प्रीवियस ईयर के बिल को 23-24 में कोई भी नहीं है। अब हम 24-25 में चलते हैं, 24-25 के अंदर हम आ गए, यहाँ पे अब हमें 23-24 के वो बिल की डिटेल्स मिलेगी जिनका हमने 24-25 के फाइनेंशियल पीरियड के अंदर पेमेंट किया है, तो वो मेरे क्या होंगे, प्रॉफिट में लेस होंगे, यानी का मतलब वो मुझे अलाउ लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 3 बिल बता रहा है, ये बिल 1/5/2024 का था जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था। इस लिस्ट के अंदर देखिए 1 मार्च का मेरा 1,80,000 का बिल है, उसमें मैंने 1,20,000 15 मार्च को कर दिया, यहाँ पे ड्यू डेट 20 मार्च आ रही है, और 20 मार्च को मैंने 10,000 रुपये पे कर दिया, और 21 मार्च को मैंने 5,000 रुपये पे कर दिया। तो ये तीनों जो पेमेंट है 1,20,000 10,000 और 5,000, यानी 1,35,000 का पेमेंट, इसका अलाउ मुझे पिछले साल ही मिल चुका था, यानी 1,80,000 में से 1,35,000 चले गए थे, तो 1,80,000 माइनस 1,35,000, तो 45,000 का एक्सपेंसेस मेरे ड्यू था, वो मेरे डिसअलाउ हो चुका था। अब बात आती है इस साल के लिए, तो इस साल के लिए देखो ये 1 अप्रैल को मैंने पेमेंट किया है, 20 मार्च मेरी ड्यू डेट थी, ड्यू डेट के बाद में मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर के बाद में पेमेंट किया 1 अप्रैल 2024 को, तो ये 35,000 का एक्सपेंसेस जो है जो कि मैंने इस समय पेमेंट किया करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ये अलाउ हो जाएगा, ये 35,000 रुपए मेरे प्रॉफिट में से लेस हो जाएंगे। तो डिसअलाउ लिस्ट भी जरूरी है और अलाउ लिस्ट भी जरूरी है। अलाउ लिस्ट हर साल की हमको अलग निकालनी है, डिसअलाउ लिस्ट अलग निकालनी है। अभी यहाँ पे हमारी ये चीज क्लियर हो चुकी है कि 1 अप्रैल का ये 35,000 रुपए का बिल डिसअलाउ हुआ था पिछले साल,
अभी ये मेरे 35,000 रुपए का बिल जो है अलाउंसेज मिल चुका है। अब उसके बाद में 15 मार्च का एक और बिल है, वो वही सिनेरियो था, 2,25,000 का बिल था, उसमें से 50,000 रुपए मैंने 22 मार्च को पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट 30 अप्रैल है। उसके बाद में 12 अप्रैल को मैंने एक और पेमेंट किया 60,000 रुपए का, ड्यू डेट 30 अप्रैल है, तो ये सारे मैंने ड्यू डेट से पहले कर दिए हैं। तो 5 और 6 11, 1,10,000 रुपए चले गए, तो पीछे बचा था 1,02,25 माइनस 110, ये 1,15,000 रुपए मेरे पिछले साल डिसअलाउ हो चुका था इस बिल का। अब इस साल में क्या हो रहा है कि 70,000 रुपए मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ये 70,000 रुपए का पेमेंट मैंने किया है 2 मई को आफ्टर ड्यू डेट, तो ये 2 मई को 70,000 रुपए मैंने पेमेंट किया, तो ये 70,000 रुपए मेरे अलाउ हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 70,000, ऊपर वाले में 35,000, नीचे वाले में 70,000 रुपए ऑटोमेटिक आ चुका है, ये मेरे प्रॉफिट में से लेस हो जाएंगे। अब उसके बाद में 27 मार्च का ये बिल है, इस बिल में भी 2,25,000 का बिल था, 50,000, 70,000, ये दो पेमेंट जो है ड्यू डेट से पहले है, तो पिछले साल इसका अलाउ मिल गया था। और 6,60,000 और 45,000, 1,05,000 का क्योंकि मैंने इस साल में पेमेंट किया, तो ये देखो इस साल में इसका अलाउ मिल रहा है, यानी ये इस साल में टोटल 2,10,000 रुपए का जो पेमेंट मैंने किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर के बिलों का, उसका मेरे को अलाउ मिल जाएगा। वो 2,10,000 रुपए मेरे इस साल की नेट प्रॉफिट में से जो मेरे होगा उसमें लेस हो जाएगा, और उसमें मुझे इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। अब बात आती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कोई ऐसा बिल है क्या जो डिसअलाउ लिस्ट में आता है। तो देखिए मैंने 1 अप्रैल 2024 को इस फाइनेंशियल ईयर में एक बिल बनाया है, इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने 1 अप्रैल 2024 को बिल बनाया 2 लाख रुपए को, 10 अप्रैल इसकी ड्यू डेट डिलीवरी डेट थी, तो 25 अप्रैल इसका ड्यू डेट आ गया। अब यहाँ पे 1 अप्रैल को पेमेंट किया हुआ, 1 अप्रैल को बिल बनाया हुआ 2 लाख रुपए का, 15 अप्रैल को मैंने 60,000 का पेमेंट किया, अलाउ हो गया। 25 अप्रैल को मैंने 20,000 का पेमेंट किया, वो भी अलाउ होगा क्योंकि 25 अप्रैल ड्यू डेट है और ड्यू डेट पे मैंने पेमेंट कर दिया, तो 80,000 रुपए अलाउ हो चुके हैं। तो अभी पीछे कितना बचा, 1,20,000 रुपए। ये 1,20,000 रुपए का जो है एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे दूसरी चीज, 1,20,000 रुपए बचा। अब यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, 10 मई को मैंने वापस पेमेंट किया है, 10 मई को मैंने पेमेंट किया है, वो 25 अप्रैल के बाद में पेमेंट किया है, ड्यू डेट निकल चुकी है उसके बाद में पेमेंट किया है। लेकिन ये ड्यू डेट निकलने के बाद में भी पेमेंट किया है मैंने, करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2025 से पहले पेमेंट कर दिया है, तो ये भी अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में 18 मई को मैंने पेमेंट किया 80,000 रुपए, तो ये भी ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 से पहले कर दिया, तो ये भी अलाउ हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इसमें अलाउ हो चुके हैं। तो 2 लाख रुपए में से 60, 20, 35 और 80 यानी टोटल 1,95,000 रुपीज लेस हो गया। केवल 5,000 रुपये पेंडिंग है, ये 5,000 रुपये मेरे डिसअलाउ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ड्यू डेट के बाद में भी अगर आप पेमेंट करते हो, करंट फाइनेंशियल ईयर में कर देते हो, तो वो अलाउ हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करते हो और करंट फाइनेंशियल ईयर के बाद में करते हो, और ड्यू डेट है जो करंट फाइनेंशियल ईयर के बाद में आती है, तो भी वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी सिचुएशन मैंने बता दी है कि हमने ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना है तो अलाउ हो जाएगा, भले ही वो ड्यू डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ही क्यों ना हो, लेकिन ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दे तो अलाउ होगा। ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया है तो केवल उसी कंडीशन में अलाउ होगा जब हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दिया है। अब ये पॉइंट तो हमने समझ लिए, अब आते हैं हम इंटरेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम 23 चॉइस में चलते हैं। ये 23 चॉइस की इंटरेस्ट की लिस्ट है, ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, अगर पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप का करना है एक लीजिएगा, मैंने सारे ले लिए। ये इंटरेस्ट की डिटेल्स आ चुकी है। अब इंटरेस्ट कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे एक बिल था, ये बिल जो है 1 जनवरी 2023 का है, हम 23 चॉइस के फाइनेंशियल ईयर में, यानी ये 23 चॉइस फाइनेंशियल ईयर से पहले का है, यानी 22-23 फाइनेंशियल ईयर का है। तो मैंने कहा था कि ये डिसअलाउ लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन इस पे जो पेमेंट करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इसकी ड्यू डेट तो हमारी आती है 16 जनवरी 2023, और अब 16 जनवरी 2023 आने के बाद में भी हमने इसका पेमेंट उस समय नहीं किया था, पिछले फाइनेंशियल ईयर 22-23 में नहीं किया था। इसका पेमेंट हम कर रहे हैं, इसका पेमेंट हम कर रहे हैं 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को हमने इसका पेमेंट किया है। अभी हम शो ऑल डिटेल्स कर लेते हैं। ये बिल था मेरा 1 जनवरी को, मैं इसका 10 अप्रैल को पेमेंट कर रहा हूँ, तो 84 दिन लेट, 10 अप्रैल में से 16 जनवरी चला गया, तो 84 डेज लेट में पेमेंट कर रहा हूँ। ये 30,000 रुपए के ऊपर 84 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा, क्या लगेगा, वो आप इस सीट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए, आपका सीए अपना उसकी कैलकुलेशन कर लेगा। उनको तो ये लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से ऐसे पेमेंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ 16 जनवरी का बिल था, 10 अप्रैल को मैंने पेमेंट किया है 30,000 रुपए, तो ये इस पे 84 दिन का इंटरेस्ट बनता है। ये डिटेल खुल रही है, मैं इसको समरी में कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे पूरी डिटेल्स इस तरह से आ रही है। 16 जनवरी का भी था, फर्स्ट पेमेंट इसका 10 अप्रैल को हो चुका है। सेकंड बिल पे आते हैं, बिल नंबर 123 है, ये 2 अप्रैल की इसका बिल डेट था, और इसकी ड्यू डेट आ रही है 17 अप्रैल, 17 अप्रैल इसकी ड्यू डेट आ रही है। ये बिल अमाउंट है 1,50,000 रुपए का। 17 अप्रैल को
इसका ड्यू डेट आ रहा है, मैंने 30 अप्रैल को पेमेंट किया 1,49,000 रुपीज। तो ये 1,49,000 मैंने आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट किया है, तो इस पर 13 दिन का इंटरेस्ट 13 दिन का इंटरेस्ट लगेगा 1,49,000 के ऊपर। उसके बाद में मैंने 1 मई को एक और पेमेंट किया है, वो है 1,000 रुपए का, तो ये भी है, तो ये भी मेरे ड्यू डेट के बाद में, तो इस पे दे। तो एक बिल के अंदर मैंने दो पेमेंट किए, ये दोनों पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट। अब इसकी डिटेल्स के अंदर चलते हैं। तो इसकी डिटेल्स के अंदर हम जाते हैं, तो यहाँ बता रहा है कि ये दोनों पेमेंट मैंने आफ्टर ड्यू डेट किए हैं। तो ये 1,50,000 रुपए का जो पेमेंट है मैंने आफ्टर ड्यू डेट किया, यहाँ पे बता दिया इसने डिटेल्स। तीसरे बिल के अंदर चलते हैं, तो तीसरा बिल है 3 अप्रैल का। डिलीवरी डेट इसकी 6 अप्रैल है, ड्यू डेट इसकी 21 मई आ रही है। 22 मई को मैंने इसका पेमेंट किया है, 21 मई इसकी डेट आ रही है, मैंने 22 मई को इसका 2,25,000 रुपए का पेमेंट किया है। ये पूरा 2,25,000 रुपए का पेमेंट मैंने 22 मई को कर दिया, तो इस पे 1 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। चौथा बिल देखिए, 666 के नाम से आ रहा है, 666 का बिल नंबर है। अब उसके बाद में 1 मार्च इसका बिल डेट है, 5 मार्च इसकी डिलीवरी डेट है, और ड्यू डेट आ रही है 20 मार्च। 1,80,000 रुपए का बिल है। अभी यहाँ पे क्या होता है, पहला पेमेंट देखो मैंने इसका किया है 15 मार्च को, ये ड्यू डेट से पहले किया हुआ है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा पेमेंट मैंने 20 मार्च को किया है, ये भी ड्यू डेट को कर दिया है, 10,000 रुपये इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तीसरा पेमेंट मैंने 20 मार्च को किया है, और नहीं 20 मार्च मेरी ड्यू डेट है, और 21 मार्च को मैंने पेमेंट किया है, एक दिन डिले, ये 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। और चौथा है 20 मार्च को मैंने किया है, और 1 अप्रैल को मैंने इसका, 20 मार्च इसकी ड्यू डेट और 1 अप्रैल 2024 को मैंने किया है। अब यहाँ पे ये पेमेंट की सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब इंटरेस्ट किस किस ट्रांजेक्शन पे लगेगा, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बताएगा। देखो इंटरेस्ट इसमें केवल 5,000 के अमाउंट पे लग रहा है, बाकी के अमाउंट पे नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो 15 मार्च का जो पेमेंट था वो ड्यू डेट से पहले था, 20 मार्च का पेमेंट था वो ड्यू डेट से पहले था। तो 1,20,000 यानी 1,30,000 के ऊपर अपने कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो ये ट्रांजेक्शन की अमाउंट ऑटोमेटिक लेस हो गई है। उसके बाद में 21 मार्च को पेमेंट किया है, क्योंकि मैंने, मेरे बिल की ड्यू डेट जो है 20 मार्च है, तो 20 मार्च को जो है ड्यू डेट है, और 21 मार्च को मैंने पेमेंट किया, तो 5,000 रुपये ये भी वैलिड हो गया। फिर 20 मार्च मेरी ड्यू डेट है, और 1 अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने इसका पेमेंट किया है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेरा इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, 5,000 के पेमेंट के ऊपर लगेगा। 35,000 के पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वो 24-25 करंट ईयर नहीं, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर लगेगा। तो ये 5,000 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। ये 35,000 रुपीज की अमाउंट जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ मैंने ये ऑप्शन इसीलिए दे रखा था कि आप इसके ऊपर क्लिक करके चेक कर सके कि किसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, और सारे पेमेंट की डिटेल्स आ रही है या नहीं आ रही है। आपके यहाँ पे सारी पेमेंट की डिटेल्स आ रही है कि किस किस बिल का पेमेंट मैंने कौन कौन सी डेट में किया है, कौन सा वैलिड है इंटरेस्ट के हिसाब से, कौन सा लेस होगा, और कौन सा यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपकी पूरी यहाँ पे पूरी डिटेल खुल जाती है, और कौन कौन से पेमेंट इसमें शामिल होंगे वो पूरी डिटेल्स आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जो बिल नंबर 123 है, इसके अंदर दो पेमेंट है जो वैलिड हो रहा है, जो इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट के क्राइटेरिया में आते हैं। अभी जैसे मान लो ये 1 मई का पेमेंट था, इसको मैं 31 मई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 31 मई करते ही ऑटोमेटिक 44 डेज का इसका डिले हो रहा है। 31 मई से 17 अप्रैल का अपना आप इसने बता दिया कि 44 डेज डिले हो रहा है। तो यहाँ पे अपना आप उसके हिसाब से डेज कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि किस अमाउंट के ऊपर कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन की लिस्ट है 23-24 के लिए। अब मैं 24-25 में जाता हूँ। तो ये जो 35,000 रुपए इस बिल की जो अमाउंट थी 666 के अमाउंट के अंदर, ये जो 35,000 रुपए की अमाउंट है, ये जो 35,000 रुपए की अमाउंट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगी। अभी मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज करता हूँ। फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बाद में देखिए सबसे पहले 666 वाला बिल आ रहा है। इसके अंदर देखिए ऑटोमेटिक इसने बता दिया कि ये बिल था जो मार्च का था, पिछले साल का था, और 1,80,000 रुपए का था। उसमें 1 अप्रैल 2024 को जो पेमेंट किया 35,000 रुपए का, वो यहाँ पे 12 दिन डिले इंटरेस्ट लग चुका है। 20 अप्रैल से 1 अप्रैल 12 दिन डिले इंटरेस्ट लग चुका है। यहाँ पे देख लीजिए ये सारे तो पिछले साल में एक्सेप्ट कर लिए गए थे, तो इनकी डिटेल्स यहाँ पे नहीं आ रही है, केवल लास्ट वाले की डिटेल्स आ रही है। तो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। नेक्स्ट अब इसके अंदर देखिए 15 मार्च का मेरा बिल था, 31 मार्च डिलीवरी डेट है, और ड्यू डेट इसकी 30 अप्रैल 2024 आ रही है। तो यहाँ देखिए पहला पेमेंट मैंने 22 मार्च को किया, ड्यू डेट से पहले किया है। 12 अप्रैल को किया, वो भी ड्यू डेट से पहले किया है। लेकिन ये 2 मई का पेमेंट किया 70,000 रुपए, तो ये इस साल मैंने पेमेंट किया है, यानी पिछले साल का बिल है और इस साल पेमेंट किया है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे आप देखो तो ये 70,000 रुपए की अमाउंट आ रही है। तीसरा जो बिल आ रहा है बिल नंबर 6, ये है 2,25,000 रुपए का। 17 मई को मैंने 60,000 रुपए पेमेंट किया, ये ड्यू डेट के बाद में किया है। और 20 मई को मैंने पेमेंट किया, ये भी ड्यू डेट के बाद में किया है, क्योंकि ड्यू डेट 11 मई है। तो यहाँ पे भी 60,00,000 और 45,000 रुपए इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कितने दिन का है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बता रहा है। चौथा बिल है 10 अप्रैल 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल 2024 करंट फाइनेंशियल ईयर का है। करंट फाइनेंशियल ईयर का बिल है
और इसका पेमेंट मैंने 10 मई को किया है, तो इस पे देखो 15 दिन का इंटरेस्ट 35,000 रुपये लग रहा है। और ये 25 अप्रैल इसकी ड्यू डेट है, नेक्स्ट पेमेंट मैंने 18 मई को किया है, इस पे 80,000 रुपये का पेमेंट है, तो 80,000 रुपये के पेमेंट पे 23 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। तो करंट फाइनेंशियल ईयर हो चाहे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर आपने ड्यू डेट के हिसाब से, आफ्टर ड्यू डेट जो पेमेंट किया उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पे आपके टोटल बता दिया 24-25 के अंदर आपके कौन कौन से बिलों के ऊपर कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, उसकी लिस्ट आ गई है। तो इस टीडीएल के अंदर हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि डिसअलाउ बिल डिटेल्स करंट ईयर की क्या है वो आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर के बिल जो करंट ईयर में अलाउ हो रहे हैं उसकी डिटेल्स, और करंट ईयर में आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है किस किस बिल के ऊपर कितने दिनों का इंटरेस्ट बनना चाहिए वो, अब इंटरेस्ट परसेंटेज और उसके हिसाब से अमाउंट निकालना वो सीए अपना आप कर लेगा। हमको तो उनकी ये लिस्ट देनी है, इस लिस्ट से ही उनकी काफी हेल्प हो जाएगी कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी क्या क्या ड्यू लिस्ट है। तो इस टीडीएल के थ्रू हमने जाना कि एमएसएमई के अंदर अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो 31 मार्च 2024 से पहले हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। अगर ये सारे काम आप मैनुअली करते हो तो बहुत बहुत मुश्किल होता है। यहाँ आपने सारा ऑटोमेटिक सिस्टम से सारी रिपोर्टें निकाल देती है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 क्लिक से आपकी रिपोर्ट निकलती है और सारी रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है और आपका काम बहुत ही ईजी हो जाता है। आई होप यू विल लाइक दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।